जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे RBSc क्लास 11 की भूगोल की किताब, जिसका अध्याय है अध्याय 7, जिसका नाम है भूकंप एवं ज्वालामुखी, जिसका अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप अर्थक्वेक पृथ्वी का भूपटल अंतर्जात तथा बहिर्जात बल के कारण सदैव परिवर्तनशील रहता है। भूकंप आकस्मिक अंतर्जात बल के कारण होने वाला एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भूपृष्ठ के कंपन को कहते हैं। भूगोलवेत्ता F.J. मॉकहाउस के अनुसार भूपटल की शैलों में पथ संचलन व समायोजन की क्रिया द्वारा बाहर की ओर सभी दिशा में होने वाला प्रत्यास्थ प्रघाती तरंगों के संचार को भूकंप कहते हैं। साधारण शब्दों में भूकंप को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि भूकंप भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भाग में उत्पन्न होने वाला आकस्मिक कंपन को कहते हैं। भूकंप उत्पत्ति के कारण क्या है? किसी क्षेत्र की समय स्थिति में अस्थायी रूप से उत्पन्न असंतुलन से भूकंप आता है। धरातल की संतुलन व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न करने वाले निम्नलिखित कारक हैं जिनसे भूकंप उत्पन्न होता है। पहला है भ्रंशन, हल्टिंग। भूगर्भिक शक्तियों द्वारा तनाव व संपीड़न के कारण शैलों में चटकन व दरारें पड़ जाती है एवं भ्रंशन उत्पन्न होते हैं। इन क्रियाओं के दौरान भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिज्म। ज्वालामुखी क्रिया भूकंप के आने का प्रमुख कारण है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब तीव्र व वेगवती गैस पृथ्वी के अभ्यंतर से बाहरी भाग पर प्रकट होने के लिए धक्का लगाती है तो भूपटल पर कंपन पैदा होता है। एटना, क्राकाटोवा, वेसुवियस आदि ज्वालामुखी विस्फोट के समय विनाशकारी भूकंप आए थे। तीसरा है जलीय भार, वाटर लोड। कुछ विद्वानों के अनुसार बड़े बांधों के निर्माण के फलस्वरूप धरातलीय भाग पर अत्यधिक मात्रा में जल का भंडारण होने से जल भंडार की तली के नीचे स्थित शैलों में हेरफेर होने लगता है, जिससे भूकंप आते हैं। दिसंबर 1967 को महाराष्ट्र के कोयना भूकंप का एक कारण कोयना बांध को माना जाता है। चौथा है भूपटल का संकुचन, कंट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। कुछ विद्वानों ने भूकंप की उत्पत्ति का कारण भूपटल में संकुचन को माना है। उनके अनुसार पृथ्वी के तापक्रम में निरंतर विकिरण की क्रिया के फलस्वरूप ह्रास हो रहा है, जिससे भूपटल ठंडी होने से सिकुड़ रही है। जब यह क्रिया शीघ्र व तीव्रता से होती है तो भूकंप उत्पन्न होते हैं। डाना ब्यूमाउंट डेफ्रीज इसी मत के समर्थक है। अगला है समस्थिति समायोजन, आइसोस्टैटिक एडजस्ट। सामान्यतः भूपटल के विविध भू आकारों जैसे पर्वत, पठार, मैदान में महासागरीय गर्त में संतुलन बना रहता है। जब कभी अपरदनकारी क्रिया द्वारा निक्षेपित मलबे से समुद्री क्षेत्रों में भार अधिक हो जाता है तो इस संतुलन व्यवस्था में क्षणिक रूप से असंतुलन होने से भूकंप आते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप प्राय इसी कारण से आते हैं। छठा है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। प्रोफेसर F.S. रीड के अनुसार शैल रबड़ की भांति एक सीमा तक खिंचती है और उसके बाद टूट जाती है एवं टूटे हुए भूखंड पुनः खींचकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इससे भूकंप उत्पन्न होता है। सातवां कारण है प्लेट विवर्तनिक, यानी प्लेट टेक्टोनिक। विभिन्न प्लेटें किनारों पर भूप्लेटें अभिसरित या दाएं बाएं सरकती है। इन क्रियाओं के दौरान होने वाली हलचलों के कारण भूकंप आते हैं। आठवां अन्य कारण। उपरोक्त कारणों के अलावा गैसों के फैलाव, भूस्खलन, समुद्री तटों वाले भागों में भरगुओं के टूटने,
कंदराव की छतों के ढहने आदि के कारण लघु प्रभाव वाले भूकंप आते हैं। इसके अतिरिक्त मानवीय कारण जैसे आणविक विस्फोट, खनन क्षेत्रों में विस्फोट, गहरे छिद्रण आदि से भी स्थानीय प्रभाव वाले भूकंप उत्पन्न होते हैं। आइए देखते हैं, चित्र को देखते हैं। ये पर्वत है, ये उच्छेप और उत्थान है। क्रिया प्रदत्त ऊपर से नीचे हो रही है। निक्षेप, अवतलन, ये अवसागर। भू संतुलन समायोजन ऐसे होता है। भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ द्वारा अंकन किया जाता है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल यानी फॉक्स कहते हैं। भूकंप मूल के समकोण पर भूकंप का वह केंद्र होता है जब भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले होता है। इस स्थान को अभिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहते हैं। भूकंपीय तरंगे, अर्थ क्विक वेव। भूकंप मूल पर आघात उत्पन्न होने से शैलों में कंपन व गति के अनुसार भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे, पी वेव, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। भूकंप मूल से प्रारंभ होकर ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इनकी औसत गति 6 से 13 किलोमीटर प्रति है। ये देखते हैं भूकंप मूल, जहाँ से भूकंप शुरू होता है। भूकंप अधिकेंद्र, जहाँ पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है। ये भूकंप धरातल। पी तरंगों की औसत गति 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इन तरंगों के शैलों में से होकर गुजरने पर शैल कणों में कंपन तरंगों की गति की दिशा में आगे पीछे होता है। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गुजरती है। दूसरी है एस तरंगे, एस वेव, द्वितीय तरंगे भी कहते हैं। इनकी औसत गति 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इन तरंगों के शैलों से होकर गुजरने पर शैल कणों में गति तरंग की दिशा में समकोण पर होती है। यह तरंगे केवल ठोस भाग में गुजरती है, तरल भाग में लुप्त हो जाती है। तीसरी है एल तरंगे, एल वेव, धरातल पर ये तरंगे सबसे लंबा मार्ग तय करती है एवं केवल धरातल पर केंद्र से चारों ओर फैलती है। इसलिए इन तरंगों को लंबी धरातली तरंगे कहते हैं। ये तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। इन तरंगों से भूकंपीय क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षति होती है। अभिकेंद्र पर तीनों तरंगों का अभिलेखन एक साथ होता है, अतः इनमें भिन्नता ज्ञात नहीं होती, किंतु इनकी गति भिन्न होने के कारण अभिकेंद्र से दूर इनके पहुंचने का समय अलग अलग होता है। अतः ये तरंगे एक के बाद एक पहुंचती है, जिनसे इनमें स्पष्ट विभेदन किया जा सकता है। पी, जी व पी एस लहरें गुण में पी तथा एस की भांति होती है, लेकिन इनकी गति कम होती है। ये लहरें धरातल के निकट चलती है। पी स्टार व एस स्टार लहरें, इनकी गति पी जी तथा एस जी से अधिक होती है। ये पृथ्वी की मध्यवर्ती परत में चलती है। संपीड़ित हैं पी तरंगे, एक तरंग की लंबाई। विरलीकरण होता है, संपीड़ित होता है। और एस तरंगे ऐसे चलती है, लहरदार। भूकंपी तरंग पी तथा एस तरंगों की कणों की गति। भूकंप के प्रकार, अनेक प्रकार के भूकंप पृथ्वी के विभिन्न भागों को प्रभावित करते रहते हैं। स्वभाव तथा कारणों के आधार पर भूकंपों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। कृत्रिम भूकंप, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, ये भूकंप मानवीय क्रियाओं द्वारा संपन्न होते हैं। ये भूकंप स्थानीय प्रभाव वाले होते हैं और इनकी तीव्रता बहुत कम होती है, जैसे खान खोदने, परमाणु विस्फोट, भूमिगत आणविक परीक्षण आदि से उत्पन्न भूपटल कंपन। दूसरा है प्राकृतिक भूकंप, नेचुरल अर्थक्वेक। ये प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न क्रियाशील भूकंप होते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप, वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, जो भूकंप ज्वालामुखी क्रिया या उद्गार के समय उत्पन्न होते हैं वो भूकंप ज्वालामुखी भूकंप कहलाते हैं।
जैसे विसुवियस, एटना, क्राकाटोवा उद्गार के समय उत्पन्न भूकंप है। बी वर्तनिक टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, ये संरचनात्मक भूकंप है जो भूगर्भ की विवर्तनिक हलचलों तथा जैसे तनाव, संपीड़न आदि से उत्पन्न होते हैं। ऐसे भूकंप अधिक गहराई पर उत्पन्न नहीं होते, जैसे कैलिफोर्निया का भूकंप। संतुलन मूलक भूकंप, आइसोस्टेटिक अर्थक्वेक, ये भूकंप भूपटल की संतुलन व्यवस्था से अव्यवस्था उत्पन्न होने के फलस्वरूप होते हैं। इस प्रकार भूकंप प्राय नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय आदि में आते हैं, जैसे वर्ष 2015 में हिंदुकुश तथा नेपाल का भूकंप। प्लूटोनिक अर्थक्वेक, धरातल से अत्यधिक गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप प्लूटोनिक भूकंप या पातालीय भूकंप कहलाता है। ऐसे भूकंपों की उत्पत्ति तथा शक्ति के बारे में बहुत कम ज्ञान है। स्थिति के अनुसार भूकंप, इस आधार पर भूकंपों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। स्थलीय भूकंप यानी लैंड अर्थक्वेक, स्थल पर आने वाले भूकंपों को स्थलीय भूकंप कहते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में आने वाले भूकंप अधिकांशतः इसी श्रेणी में आते हैं। सामुद्रिक भूकंप, मैरीन अर्थक्वेक, समुद्रों में आने वाले भूकंपों को सामुद्रिक भूकंप कहते हैं। इसी तरह के अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न ऊंची विनाशकारी सागरीय लहरों को जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। मार्च 2011 को जापान के होन्शु द्वीप के निकट आए 3 भूकंपों की वजह से उत्पन्न सुनामी से फुकुशिमा नगर पूरी तरह से नष्ट हो गया। भूकंपों का विश्व वितरण, विश्व के अधिकांश भूकंप नवीन मोड़दार पर्वतों, ज्वालामुखी क्षेत्रों, समुद्री तटों क्षेत्रों में आते हैं। ये वे क्षेत्र है जहाँ भूसंतुलन अव्यवस्थित है या कमजोर भूपटल है। भूकंप की घटना प्लेटों के किनारे पर होती है। विश्व के भूकंपों की निम्नलिखित पेटियाँ है। आइए मैप में देखते हैं। पहले ये पृथ्वी है, इसमें भूकंप 3 भूकंप क्षेत्र दे रखे हैं। भूकंप क्षेत्र नीचे वाला ये, और भ्रंश क्षेत्र, इसमें ये भ्रंश क्षेत्र यहाँ पर है, और ज्वालामुखी ये बिंदुओं में दर्शा रखी है यहाँ पर। आइए देखते हैं पहला परिप्रशांत पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहाँ पर विश्व के 2/3 लगभग 63% भूकंप आते हैं। ये पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्त की परिधि की तरह द्वीपों तथा महाद्वीपों में स्थित है। यहाँ पर भूकंप के 4 प्रमुख दशाएं हैं तथा स्थल मिलन क्षेत्र, नवीन वलित पर्वत क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, विनाशकारी प्लेट सीमा, अपसरण क्षेत्र मिलती है। इसमें उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से पूर्वी एशिया के द्वीप तथा द्वीप जैसे क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस आते हैं। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसे भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। यहाँ पर भ्रंश मूलक तथा संतुलन क्रिया के कारण भूकंप आते हैं। विश्व के 21% भूकंप इसी भाग में आते हैं। इसी पेटी में पुर्तगाल से लेकर हिमालय, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह आते हैं। भारत का भूकंपीय क्षेत्र भी इसी पेटी में आता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है इटली, चीन, एशिया माइनर, हिंदुकुश, हिमालय, आल्प्स और म्यांमार। तीसरा है मध्य अटलांटिक की कटक पेटी, मिड अटलांटिक राइड बेल्ट, यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे हैं, जो अटलांटिक महासागर
में पश्चिमी द्वीप समूह से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। इसकी एक शाखा नील घाटी से होकर अफ्रीका की महान दरार घाटी तक विस्तृत है। जैसे यहाँ पर भूकंप के मुख्य रूप से रूपांतर भ्रंश के निर्माण की प्लेटों के अपसरण से और ज्वालामुखी क्रिया के कारण आते हैं। भूकंप रेखा पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। भूकंपों का प्रभाव। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो कम समय में अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव भूपटल पर लाती है। भूकंप की तीव्रता को रीचर यानी रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इसमें 0 से 9 बिंदु होते हैं। आगे का प्रत्येक एक बिंदु पिछले एक बिंदु से 10 गुना अधिक तीव्रता तथा 31.6 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करता है। वहीं भूकंप की गहनता मर्केली पैमाने में मापा जाता है। यह अनुभव मूलक प्रणाली है। इसमें मानव पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में देखा जाता है, जो कि 1 से 12 तक होती है। भूकंप प्राय मानव के लिए विनाशकारी प्रभाव लाते हैं। इससे लाभ की अपेक्षा हानिकारक प्रभाव अधिक है, अतः मानव के लिए अभिशाप है। भूकंप से हानि है। भूकंप से अपार जन हानि होती है। लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। मकान, बांध व जलाशय टूट जाते हैं। भूकंप से भूपटल की सैल टूट जाती है। नदियों के मार्ग बदल जाते हैं। रेल, सड़क यातायात मार्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तीव्र भूकंप से संपूर्ण नगर नष्ट हो जाते हैं। भूकंप से सागरीय भागों में सुनामी लहरें उठती है, जिससे तटीय क्षेत्र, द्वीप जलमग्न हो जाते हैं। भूकंप से लाभ। भूकंप से ऊंचे भाग की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि उसे क्षेत्र की जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। समुद्री क्षेत्रों में जलमग्न भूमि सतह से ऊपर आने से उपजाऊ मैदान निर्मित हो जाते हैं, जो कि कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है। जब समुद्री तटीय भूमि नीचे धंस जाती है तो बंदरगाह गहरे हो जाते हैं। भूकंप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में सहायता मिलती है। ज्वालामुखी वोल्केनिज्म। ज्वालामुखी भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जनित एक आकस्मिक क्रिया है, जिसमें भूपटल की कटक या दरार से गैस, सेल पदार्थ एवं तप्त तरल मैग्मा बाहर निकलते हैं। वुलरिज व मॉर्गन के अनुसार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर तथा बाहरी प्रकट होने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। सामान्य शब्दों में ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक शब्द है, जिसमें सेल पदार्थों की उत्पत्ति, प्रवाह, निक्षेप में ठंडा होकर ठोस होने की क्रिया सम्मिलित है। आइए देखते हैं ज्वालामुखी का वर्गीकरण। उद्गार की अवधि के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। उद्गार के स्वरूप। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी इसमें है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य, वोल्केनो तुल्य, पिलियन तुल्य। दूसरा है दरारी वाले उद्गार वाले। आइए देखते हैं पहला, ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या है। कॉजेज ऑफ वोल्केनिटी। भूगर्भिक असंतुलन, आइसोटेटिक डिसइक्विलिब्रियम। भूगर्भीय असंतुलन के कारण भूगर्भीय क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिन्हें ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। गैसों की उत्पत्ति। फॉर्मेशन ऑफ गैसेज। भूगर्भीय जल दरारों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचकर वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं, जो कि उद्गार में नोदक शक्ति, प्रोपेलिंग फोर्स का कार्य करती है। तीसरा है भूगर्भ में ताप वृद्धि। भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों के निस्तर विखंड से निकलते हैं ताप से सेल द्रवित होकर कमजोर एवं आयतन में बढ़ जाती है। दोबारा देखते हैं। भूकंप में ताप वृद्धि। भूकंप में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों के निस्तर विखंडन से निकलते ताप से
शैल द्रवित होकर कमज़ोर एवं आयतन में बढ़ जाती है। तत्पश्चात कमज़ोर दरारों से लावा के रूप में बाहर निकलती है। चौथा है दाब में कमी। ऊपरी परतों के दबाव के कारण भूगर्भ की शैल ठोस अवस्था में रहती है और दबाव कम होने पर पिघल जाती है, जो ज्वालामुखी क्रिया को प्रोत्साहित करता है। 5वां प्लेट विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक। भूपृष्ठ के विभिन्न प्लेटों की गतियों के कारण भी ज्वालामुखी क्रिया होती है। प्लेटों के एक दूसरे के सम्मुख दिशा में गति करने से क्रिया अधिक होती है। ज्वालामुखी के प्रकार। टाइप ऑफ वोल्केनिज्म। ज्वालामुखी को मुख्यतः 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक उद्गार की अवधि, दूसरा है उद्गार का स्वरूप। इन आधारों पर वर्गीकरण निम्न तालिका में दर्शाया गया। आइए देखते हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी में बहुधा उद्गार होते हैं। इटली के एटना व स्ट्रोम्बोली की सक्रिय ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी से कुछ समय की सुषुप्ति के पश्चात पुनः उद्गार होते रहते हैं। इटली की वेसुवियस इसी प्रकार की ज्वालामुखी है, जिसमें सन 1931, 1812, 1906 तथा सन 1943 में उद्गार हो चुके हैं। अगला विभाजन है शांत या मृत ज्वालामुखी एक्सटेंट वोल्केनो। जिन ज्वालामुखियों में दीर्घ अवधि से कोई उद्गार नहीं हुए एवं ज्वालामुखी में जल आदि भर जाते हैं, उनमें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का कोहे सुल्तान आदि शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी सेंट्रल इरुप्टन टाइप वोल्केनिज्म। जिन ज्वालामुखियों से उद्गार एक नली मार्ग एवं एक मुख से होता है, उन्हें केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। उद्भेदन के आधार पर केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखियों को निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है हवाई तुल्य, जिसमें ऐसे ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली, उसमें थोड़ा उससे तेज उद्गार होता है और वोल्केनो में एक छत्रनुमा आकृति बनती है। और पिलियन यह सबसे विनाशकारी होता है। ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। हवाई तुल्य ज्वालामुखी हवाई टाइप ऑफ वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट की क्रिया कम होती है। यह उद्गार शांत ढंग से होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना, गैस की तीव्रता में कमी होना। इसी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के उदाहरण है। मुख्यतः हवाई द्वीप में देखने को मिलता है, अतः इसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो। इस प्रकार के उद्गार में लावा अपेक्षाकृत तीव्रता के साथ प्रकट होता है और गाढ़ा होता है। कभी कभी विस्फोट उद्गार भी होता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में इसी प्रकार का उद्गार होता है तथा इसी के नाम पर इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को स्ट्रोम तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। अगली है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी वोल्केनोज्म टाइप ऑफ वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से ज्वालामुखी पदार्थ भयंकर विस्फोट में अधिक तीव्रता के साथ बाहर निकलते हैं और विस्फोट के पश्चात राख और धूल से भरी गैस विशाल काले बादलों के रूप में काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर उठती है, फूलगोपी के रूप में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का नामकरण लिपारी द्वीप समूह में स्थित वोल्केनो नामक ज्वालामुखी के आधार पर किया जाता है। चौथी है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी पिलियन टाइप। ऐसे ज्वालामुखी में उद्गार सबसे अधिक विस्फोट एवं भयंकर रूप से होता है तथा सर्वाधिक विनाशकारी होता है।
पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप में पीली ज्वालामुखी में हुए विस्फोट उद्गार के समान ज्वालामुखियों को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। अगला है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी वोल्केनो विद फीसर इरप्शन। ऐसे ज्वालामुखी में लावा दरारों के माध्यम से बिना विस्फोट के शांतिपूर्वक निकलता है। लावा प्राय पतला होता है, फलस्वरूप लावा पठार का निर्माण होता है। कोलंबिया का पठार एवं भारत के दक्कन का पठार दरारी उद्गार वाले लावा से निर्मित पठार है। अगला है ज्वालामुखी से निस्सरित पदार्थ। पहला है गैस व जल वाष्प, गैसेज एंड वाटर वेपोर। ज्वालामुखी उद्भेदन के साथ ही जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया क्लोराइड आदि गैसें निकलती है। गीजर फूमारोल्स गर्म पानी के स्रोत हैं जिनसे उष्ण वाष्प एवं जल की तीव्रता निकलता है। गैस जिनमें उष्ण वाष्प एवं जल तीव्रता से निकलता है। गैस, अम्ल, गंधक आदि पदार्थ तीव्र दाब के रूप में बाहर आते हैं। सोलपतारा गंधकीय धुआं कहलाता है। ठोस पदार्थ सॉलिड मटेरियल ज्वालामुखी से सूक्ष्म धूल या राख से लेकर बड़े आकार के शीलखंड निकलते हैं। तीसरा तरल पदार्थ लिक्विड मटेरियल धरातल के नीचे समस्त पिघला सेल पदार्थ मैग्मा कहलाता है एवं ज्वालामुखी से जब वह धरातल पर आता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी का विश्व वितरण। विश्व में ज्वालामुखी का वितरण निम्न मेखलाबद्ध वितरण प्रणाली में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है परिप्रशांत महासागरीय मेखला सरकम पैसिफिक बेल्ट। विश्व के 2/3 से कुछ अधिक ज्वालामुखी केवल इसी मेखला में पाए जाते हैं। यह मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्र में फैली हुई है। यहीं पेंटी अंटार्कटिका के अरबस पर्वत से प्रारंभ होकर एंडीज रॉकीज पर्वत होती हुई अलास्का से मुड़कर दक्षिण पूर्वी तटीय भागों के सहारे होती हुई मध्य महासागरीय पेटी में मिल जाता है। इसी मेखला में जापान का फ्यूजियामा, फिलीपाइन का माउंट ताल, अमेरिका का शास्ता, रेनियर आदि प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटिया मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट। यह मुख्य रूप से आल्प्स हिमालय पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में फैली हुई है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी मेखला में फैले हैं। बैरन, माउंट पोपा, एल्ब्रूज, एटना, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली आदि इसी मेखला के ज्वालामुखी। मध्य अटलांटिक कटक मेखला मिड अटलांटिक रिड्ज बेल्ट। अटलांटिक महासागर में एस आकृति मेखला फैली हुई है। यह मेखला उत्तर में आइसलैंड से लेकर मध्य में अटलांटिक कटक के सहारे दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप तक फैली है। हेकला, कटला, एसेसियन, सेंट हेलेना इस मेखला के प्रमुख ज्वालामुखी है। चौथा है पूर्वी अफ्रीका मेखला ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट। यह मेखला उत्तर में इजराइल में, दक्षिण में लाल सागर तथा पूर्व में अफ्रीका की दरारी घाट में होती हुई मेडागास्कर तक विस्तृत है। एल्गन, तिबेती व किलिमंजारो इसी मेखला के अंग है। 5 में अन्य ज्वालामुखी अदर वोल्केनोज़म। उक्त मेखला के अतिरिक्त अन्य कुछ ज्वालामुखी एकांक रूप में विस्तृत है। इनमें प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप तथा हिंद महासागर के मॉरिशस और कमोरो, रियूनियन आदि द्वीपों पर स्थित ज्वालामुखियों को सम्मिलित किया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव। ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा बिखराव के बाद अत्यधिक उपजाऊ मृदा को जन्म देता है। उपजाऊ मृदा को जन्म देता है। भारतीय प्रायद्वीप की काली मिट्टी ज्वालामुखी उद्गार
के लाभप्रद पक्षों का एक उदाहरण है। विभिन्न प्रकार के खनिज युक्त भूपट्टियों के विकास में ज्वालामुखी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है ध्वंसात्मक प्रभाव। ज्वालामुखी उद्गार के साथ बहते हुए लावा एवं अन्य पदार्थों में गैसों से मानव जीवन में वातावरण की हानि के साथ ही सांस्कृतिक भूदृश्य की भी हानि होती है। करोड़ों जीवन ज्वालामुखी उद्गार से नष्ट हो जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में जलप्लावन से अपार क्षति होती है। करोड़ों की संख्या में समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु भूकंप भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक कंपन को कहते हैं। ब्रेनसन ज्वालामुखी भूपटल का संकोचन, जलीय भार इत्यादि भूकंप के प्रमुख कारण है। भूकंप तरंगें तीन प्रकार की होती है: पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ज्वालामुखी भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जनित एक आकस्मिक क्रिया है जिसमें भूपटल से छिद्र या उद्गार से गैस, सेल पदार्थ एवं मैग्मा बाहर निकलते हैं। अगला है सक्रिय, सुषुप्त और शांत केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखियों के प्रमुख प्रकार है। अभ्यास प्रश्न: इटली के एटना ज्वालामुखी निम्न में किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है? सुषुप्त। इटली के वेसुवियस ज्वालामुखी निम्न में किस प्रकार में रखा जाता है? पहला में है इटली का एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि इटली की वेसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी है। म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी है सुषुप्त है। जिन ज्वालामुखियों के उद्गार एक मुख से होता है उन्हें किस प्रकार के ज्वालामुखी श्रेणी में रखते हैं? वे केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी। भारत के दक्कन का पठार दरारी उद्गार का उदाहरण है। भूकंप को परिभाषित कीजिए। ज्वालामुखी में निस्तृत पदार्थों के नाम बताइए। द्वितीय तरंगे किसे कहते हैं? 2 सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम बताइए। 2 शांत ज्वालामुखियों के नाम बताइए। प्रत्यास्थ पुनश्चलन को समझाइए। ज्वालामुखी क्रिया से भूकंप कैसे आते हैं समझाइए। जलीय भार से भूकंप कैसे आते हैं समझाइए। ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। जागृत ज्वालामुखी उदाहरण बताइए। भूकंप की उत्पत्ति के कारण बताते हुए विभिन्न भूकंपीय तरंगों की व्याख्या कीजिए। भूकंपों का वर्गीकरण देते हुए उनके विश्व वितरण बताइए। ज्वालामुखियों के कारण बताते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। अपना टॉप समाप्त होता है। अब नया अगली क्लास में नया